हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। इस वीडियो लेक्चर में हम दो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगा। चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है परफॉर्मेंस एनालिसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लास्ट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एक्चुअली ये जो तीन टॉपिक्स हैं, स्पेस, टाइम एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंडर ही आते हैं। चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या चीज़ है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। मीन्स एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं, और सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करना है हमने। सो लेट्स सी, परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम is a process of making evaluative judgment about algorithms that are used to solve the same problem। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम अलग अलग यूज़ किए जा सकते हैं, उनमें से हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, कौन सा एल्गोरिदम बेटर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जजमेंट लेनी पड़ेगी कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। किस बेसिस पे जजमेंट लेंगे? इवेल्युएट करके उनको। सो इवेल्युएटिव जजमेंट लेंगे। आइए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम दे रखी है, हमें पी प्रॉब्लम दे रखी है। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं। लेट्स सपोज प्रॉब्लम पी और कितने सोल्यूशंस दे रखे हैं? 4 सोल्यूशंस दे रखे हैं। तो 4 सोल्यूशंस दे रखे हैं तो क्या है, 4 एल्गोरिदम्स दे रखे हैं। अब इन 4 एल्गोरिदम्स को में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम है जो बेटर एल्गोरिदम है? मीन्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 एल्गोरिदम्स आ गए। सो सेम प्रॉब्लम बट मल्टीपल एल्गोरिदम्स। अब हमें जजमेंट करना है कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम जजमेंट कर सकते हैं, जो फैक्टर पैरामीटर्स हम कंसीडर कर सकते हैं जब हम किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। वेदर दैट एल्गोरिदम इज प्रोवाइडिंग द एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। क्या वो एल्गोरिदम प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। जहाँ हम देख सकते हैं वेदर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्या उसे अंडरस्टैंड करना ईजी है कि डिफिकल्ट है। वेदर इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, एल्गोरिदम तो बन गया, क्या उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी है कि नहीं है। फोर्थ इज हाउ मच स्पेस इट रिक्वायर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कितना टाइम लगेगा एल्गोरिथम को रन करने में, सोल्यूशन आने में, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो इस तरह के काफ़ी अलग अलग पैरामीटर्स हम डिसाइड कर सकते हैं जो किसी भी एल्गोरिथम को की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। बट हमें जो मेन फोकस है हमारा वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे है। इसको मैंने इसीलिए कलर किया है कि स्पेस कितनी लेगा एल्गोरिदम और टाइम कितना लेगा। सो इन दोनों को हम बेसिकली, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे कि स्पेस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और टाइम को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें तो वो किसके अंडर आता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने बताया, अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिदम नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। एक एल्गोरिदम को रन करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए होती है। अब अब जो स्पेस चाहिए वो दो चीज़ों से मिला के बनती है। कोई भी अगर आप एल्गोरिदम बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो जो प्रोग्राम स्पेस लेता है, जो मेमोरी लेता है, वो दो चीज़ों को मिला के बनते हैं। एक फिक्स पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है। फिक्स पार्ट का मतलब है कि जो ऐसी मेमोरी जो फिक्स रहेगी। वेरिएबल पार्ट का मतलब है जो मेमोरी, इस तरह की मेमोरी जो चेंज होती रहेगी। देखिए इसका क्या मतलब है। फिक्स पार्ट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन स्पेसिस। फिक्स पार्ट में क्या होती है? इंस्ट्रक्शन स्पेस होती है। किस तरह की स्पेस होती है? एक तो कोड होता है जो आपने लिखा होता है, सिंपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, फिक्स कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ आपने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं जो थ्रू आउट द एल्गोरिथम सेम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? फिक्स पार्ट में। अब आ गया वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्या होता है? स्पेस नीडेड बाय कंपोनेंट वेरिएबल हु साइज इज डिपेंडेंट अपॉन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इंस्टेंस। मीन्स कि प्रॉब्लम के इंस्टेंस के ऊपर साइज डिपेंड करता है। मतलब एक करंट टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, कितना प्रॉब्लम का इनपुट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो एल्गोरिदम है उसका साइज़ कितना होगा। एक फिक्स्ड पार्ट हो गया और एक वेरिएबल पार्ट हो गया। आप अगर मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी। अब सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है और एस पी क्या है? इंस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स। मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एल्गोरिदम के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मेरा इनपुट का साइज़ 10 है तो एल्गोरिदम के करेक्टरिस्टिक्स कुछ और हो सकते हैं। इनपुट का साइज़ 20 है तो कुछ और हो सकते हैं। 100 है तो कुछ और हो सकते हैं। अगर मेरी इनपुट टाइप लेट्स सपोज इंटीजर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ तो कुछ और तरह के प्रॉपर्टीज़, कुछ और तरह के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं।
कुछ अलग तरह की मेमोरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर मैं डेसिमल्स में लेता हूँ, फ्लोट में लेता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ लेता हूँ, तो एक अलग तरह की वैल्यूज़ मेमोरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। आगे मूव करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। एक एल्गोरिदम को पूरा रन करने में कितना टाइम लगता है। अब ये भी एक दो चीज़ों को मिला के बनता है। टाइम टी टेकन बाय अ प्रोग्राम पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कौन कौन सा है? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। मीन्स दो टाइम को मिला के आपका एक प्रोग्राम का ओवरऑल टाइम बनता है। दो टाइम कौन कौन से? कंपाइल टाइम मीन्स प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को कंपाइल करने में कितना टाइम लगता है, और एग्जीक्यूशन टाइम, रन टाइम कितना है, जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा है तब कितना टाइम लग रहा है। हमारा मेन फोकस रन टाइम के ऊपर ही रहेगा, बिकॉज जो कंपाइल टाइम है वो इतना कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर एक बार मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया तो मुझे बार बार कंपाइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? रन टाइम के ऊपर। So when we calculate the time complexity of an algorithm, we consider only the input data and ignore the remaining things as they are machine dependent. अब हमने रन टाइम कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक एल्गोरिदम के रन टाइम को इफेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? लेट्स सपोज आप जिस कंप्यूटर के ऊपर चला रहे हो, जिस मशीन के ऊपर आप रन कर रहे हो एल्गोरिदम, क्या वो सिंगल प्रोसेसर है कि मल्टी प्रोसेसर है? क्या वो मशीन 32 बिट की है कि 64 बिट की है? उस मशीन का रीड और राइट स्पीड कितनी है? आप जो इनपुट दे रहे हो, इनपुट डेटा का साइज़ कितना है? इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक रन टाइम को प्रभावित कर सकते हैं, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? वी विल ओनली कंसीडर इनपुट डेटा, और बाकी चीज़ों को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। सो हम जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो इनपुट डेटा के साइज़ के ऊपर निकालेंगे, कि जैसे जैसे हम इनपुट का साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एल्गोरिदम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। So, calculating time complexity of an algorithm based on the system configuration is very difficult task. यही मैं बता रहा था कि बहुत मुश्किल टास्क है अगर मैं सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम में वेरी करेगी। सो कोई ना कोई हमारे पास मेथड ऐसा होना चाहिए जो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ डेटा के इनपुट के ऊपर ही काम करे। तो हम क्या करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट किया गया है जिसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब हमने सारे फैक्टर्स को इग्नोर करना है, सिर्फ इनपुट डेटा को ही लेके चलना है। तो हमें इस तरह का मॉडल बनाना है, मैथमेटिकल मॉडल बनाना है जो इनपुट के ऊपर काम करे। बाकी प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कौन सी है, 32 बिट है कि 64 बिट है, ये सभी चीज़ों को इग्नोर कर दें। सो हाँ, अब हमने किसी भी एल्गोरिदम को जब एनालाइज करते हैं, हम जब उसका रन टाइम देखते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं हमारे पास। बेस्ट केस मीन्स मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स बेस्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि अगर जो आपका मैंने कोई प्रॉब्लम दी है और एल्गोरिदम को मैंने चलाया है और मिनिमम टाइम पे एल्गोरिदम ने क्या कर दिया? प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एवरेज केस मीन्स एवरेज टाइम में, एंड द वर्स्ट केस मीन्स मैक्सिमम टाइम लग रहा है एल्गोरिदम को या प्रोग्राम को रिजल्ट देने में। तो एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस का एवरेज हो गया। अब इसका क्या मीनिंग है? इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज एक लिस्ट दे रखी है नंबर्स की 23, 20, 11, 90, 21, 45, 56। अब इस ये लिस्ट में मुझे कोई नंबर सर्च करना है। लेट्स सपोज मैं पहला केस लेके चलता हूँ, मुझे 23 सर्च करना है। अब मुझे नंबर 23 सर्च करना है और ये सिक्वेंशियली सर्च करूँगा अगर वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं 23 को किससे कंपेयर करूँगा? फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, और फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते ही मुझे क्या हो गया? नंबर मैच हो गया और मेरा रिजल्ट आ गया कि जो 23 है, जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट में प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन पे है। और इससे बेटर कोई सिनेरियो नहीं हो सकता। अगर आप खुद सोचें, इससे बेटर केस कोई नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट ट्राई में ही आपको सोल्यूशन मिल गया। तो इसको क्या बोलूँगा मैं? बेस्ट केस। दैट इज़ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केस टू। तो केस टू से पहले हम स्टडी करेंगे केस थ्री। अब केस थ्री में क्या है? मैं 10 को सर्च करता हूँ। अब मैं 10 को सर्च करूँगा तो मैं सिक्वेंशली फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, 23, 20, ऐसे करते करते मैं ये सभी सर्च करूँगा और लास्ट में मैं रिजल्ट क्या आएगा एल्गोरिदम का कि जो आप नंबर 10 जो सर्च कर रहे हैं इट इज़ नॉट प्रेजेंट। सो ये आ गया आपका वर्स्ट केस। मीन्स कि इसमें एल्गोरिदम को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रन करने पड़े हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। अब आप खुद सोचें, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा वर्स्ट केस
हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ आप जो लिस्ट में आप नंबर सर्च कर रहे हो प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये लिस्ट सिर्फ 7 नंबर्स की नहीं, अगर 10,000 नंबर्स की लिस्ट है तो मुझे 10,000 ऑपरेशंस रन करने पड़ेंगे, लास्ट जब तक लास्ट नंबर सर्च नहीं हो जाता उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगा कि ये नंबर लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। सो ये वर्स्ट केस हो गया जिसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा। केस 2 क्या है, ये एवरेज है, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम क्या, एवरेज। सो लेट्स सपोज 90 आप सर्च कर रहे हो तो एक एवरेज नंबर ऑफ ऑपरेशंस में आपको नंबर मिल जाएगा, तो ये एवरेज केस हो। अब हम क्या करेंगे, नोटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं आगे। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिदम की एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाना ही पड़ना था, क्योंकि हमने कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करना है, सिर्फ हमने इनपुट डेटा के ऊपर ही काम करना है। In asymptotic notation, when we want to represent the complexity of an algorithm, we use only the most significant terms and we will ignore the least significant terms. मीन्स जब हमने एसिम्टोटिक नोटेशन जब हम लिखेंगे और उसमें जब हम एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की, उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। देखिए चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। लेट सपोज मुझे दो एल्गोरिदम्स दे रखे हैं। एल्गोरिदम 1 की कॉम्प्लेक्सिटी है 4n³ प्लस 3n+1। एल्गोरिदम 2 की कॉम्प्लेक्सिटी है 8n³ प्लस 6n+2। अब मैं ये दो पार्ट को कवर करता हूँ। अब इस दो पार्ट में क्या है, 3n+1, जैसे जैसे मेरा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n है क्या है, डेटा का इनपुट साइज। अगर डेटा 1 है, 2 है, 3 है, फिर इन दोनों टर्म्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है। पर जैसे जैसे आपकी डेटा की वैल्यू बढ़ती जाती है फॉर अ लार्ज डेटा, ठीक है, अगर n की वैल्यू लेट्स सपोज 5,000 है, 6,000 है, जब और ज़्यादा डेटा की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता। हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, n³ पे, और यहाँ पे 8n³ पे, यहाँ पे 4n³ पे, बिकॉज ये फैक्टर ज़्यादा बड़ा है रादर देन 3n+1 जहाँ 6n+2। तो ये दो चीज़ें क्या आ गई हमारी, 3n+1 और 6n+2 क्या आ गए हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स। बिकॉज इसको एनालाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा इम्पैक्ट क्या कर रहा है, n³। लेट्स सपोज n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 × 4 32, और अगर यहाँ पे कितना आएगा 6+1 7। सो इसकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या आ गया आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म। और मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स ये वाली आपकी कौन सी आ गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, इस पे रहेगा 4n³ और 8n³ के ऊपर। 3n+1 और 6n+2 के ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं रहेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। सो तीन कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे हम मेन पढ़ेंगे। ये तीन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। वैसे तो और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा, लिटिल थीटा, बट हम ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को हम स्टडी करें। चलिए पढ़ते हैं बिग ओ नोटेशन क्या चीज़ है। जब भी हम बिग ओ नोटेशन की बात करेंगे तो हम बिग ओ नोटेशन को एक चीज़ के साथ लिंक कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। मीन्स बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिफाइन द अपर बाउंड वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिदम्स इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स किसी भी एल्गोरिदम का अगर मैंने वर्स्ट केस की एनालिसिस करनी हो एल्गोरिदम की, तो मैं किसके थ्रू करूँगा, बिग ओ नोटेशन के थ्रू करूँगा। अब वर्स्ट केस का क्या मीनिंग है, it always indicates the maximum time required by an algorithm for all input values। मीन सारी इनपुट की अगर मैं वैल्यूज लगा के चलता हूँ तो मैक्सिमम टाइम कितना लगता है एक एल्गोरिदम को रन करने में। मीन्स वर्स्ट केस बुरे से बुरा कितना टाइम लग सकता है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अगर जो नंबर मैं सर्च कर रहा हूँ अगर वो नंबर लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है तो एल्गोरिदम को क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स के साथ सर्च करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग जाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक वर्स्ट केस हो गया। अगर मुझे वर्स्ट केस की एनालिसिस करनी है तो मैं क्या करूँगा, बिग ओ नोटेशन के साथ ही एनालिसिस करूँगा। सो बिग ओ को मैंने किसके साथ लिंक कर दिया, अपर बाउंड के साथ। चलिए इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बिग ओ नोटेशन क्या चीज़ होती है, और आप ग्राफिकल एनालिसिस करने के बाद आप इजीली मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। चलिए एक ग्राफ प्लॉट किया है, टाइम एंड इनपुट साइज। मीन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ ऊपर टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, इस साइड इनपुट इंक्रीज होती जा रही है। एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन का नाम क्या है, f1 एक फंक्शन लिया है। फंक्शन क्या करता है, एल्गोरिदम के बिहेवियर को डिपिक्ट करता है। किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है एल्गोरिदम का, कि स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ता जा रहा है एल्गोरिदम क्या
जो टाइम कितना ले रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, एक लीनियर फॉर्म में धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। अब मैंने इस फंक्शन को बाउंड करना है अपर बाउंड के साथ, मीन्स कि इसको लिंक करना है अपर बाउंड के साथ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है। लेट्स सपोज मैंने वो फंक्शन कौन सा ले लिया, सी डॉट जी एन। मैंने उसको सी डॉट जी एन को प्लॉट करता हूँ, और वो इस तरह से प्लॉट है कि वो सी डॉट जी एन जो है वो एफ एन से बड़ा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। मीन्स ये एक स्मॉलर फंक्शन है और वो एक लार्जर फंक्शन है। अब एन नॉट देखते हैं क्या चीज़ है। जहाँ पे दोनों फंक्शन जो मीट कर रहे हैं उसको मैंने क्या बोल दिया, एन नॉट। मीन्स एन नॉट एक मीटिंग पॉइंट है, इसके बाद आपको एक यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म बिहेवियर मतलब एन नॉट के बाद जब इनपुट का साइज़ एन नॉट है, इसके बाद आप कोई भी इनपुट ले लो, जो एफ एन है वो सी डॉट जी एन से छोटा ही रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस रहने ही वाला है। चलिए इसको हम मैथमेटिकल अगर इक्वेशंस की फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरह से होगा, बहुत इजी है। जो हमने यहाँ पे देखा है इसको सीधा सीधा यहाँ पे हम मैथमेटिकली इंप्लीमेंट कर देंगे। देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या देखा मैंने, जो एफ ऑफ एन है वो क्या है, इधर लेस है या इक्वल टू है सी डॉट जी एन से, वो मैंने लिख दिया। कंडीशंस क्या है, जो एन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो यही दिख रहा है मुझे, जो एन नॉट है वो छोटा है और एन बड़ा है। उसके बाद c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स c एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ज़ीरो से बड़ा है और नेगेटिव भी नहीं है। और एन नॉट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मीन्स जो इनपुट का साइज़ है जहाँ से आपको एक यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ये जो इनपुट का साइज़ है ये एन नॉट, ये या तो वन या तो वन से बड़ा होना चाहिए। मीन्स अगर मैं ये सारी कंडीशंस लेके चलता हूँ, सारी इनपुट्स सॉरी ये सारी इक्वेशंस को लेके चलता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। मीन्स मैंने एफ ऑफ एन को बिग ओ के साथ, बिग ओ ऑफ जी एन के साथ मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया, बाउंड कर दिया। किस तरह से बाउंड किया है, अपर बाउंड। मीन्स जो एफ ऑफ एन का बिहेवियर है, जो जितना भी टाइम ले रहा है ये फंक्शन, ये जी ऑफ एन से ज़्यादा नहीं ले सकता, इससे हमेशा कम ही रहेगा। अब मैंने कैसे बाउंड किया, विद द हेल्प ऑफ नोटेशन। क्या नोटेशन यूज़ की है, ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, कैपिटल ओ। इसके साथ मैंने दोनों को बाउंड कर दिया। सो वर्स्ट केस को अगर मैंने स्टडी करना है तो मैं किसके साथ करूँगा, बिग ओ नोटेशन के साथ स्टडी करूँगा। चलिए आगे देखते हैं ग्रोथ रेट्स क्या है। ग्रोथ रेट मीन्स जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ता जा रहा है, आपके जो अलग अलग फंक्शंस हैं, कौन कौन से, एक कांस्टेंट रहने वाला फंक्शन है लॉगरिथमिक, लीनियर, एनलॉग एन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शन हैं किस तरह से बिहेव करते हैं। सभी नहीं हम डिस्कस करेंगे अभी, हम सिर्फ दो फंक्शंस लेंगे आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, एन क्यूब एंड टू रेस्ट पावर एन। अब मैं एन की वैल्यूज़ पुट करता हूँ इन फंक्शंस में और देखते हैं किस तरह का इनका बिहेवियर रहता है। जब n की वैल्यू वन है, दोनों ये यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टू आ गया। n की वैल्यू टू है, सो टू क्यूब एट, टू रेस्ट पावर टू फोर। n की वैल्यू फोर करता हूँ तो फोर क्यूब सिक्सटी फोर, टू रेस्ट पावर फोर सिक्सटीन। n की वैल्यू एट ले ली, एट क्यूब 512, टू रेस्ट पावर एट 256। यहाँ तक आपको एक मिक्स्ड बिहेवियर दिखेगा। अगर आप चेक करते हैं यहाँ तक आपको एक मिक्स्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। कभी आपका टू रेस्ट पावर एन बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है। कभी आपका एन क्यूब बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये एट बड़ा है फोर से, सिक्सटी फोर बड़ा है सिक्सटीन से। बट इस पॉइंट के बाद आपको एक यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिलेगा, जो कि क्या बताता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टू रेस्ट पावर एन, ये क्यूबिक से काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 4096 आ रहा है, यहाँ पे 65536 आ रहा है, और उसके नीचे देखिए कितना जल्दी आपको एक डिफरेंस मिल रहा है। सो ये इसको हम, इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, एन नॉट, कि इस इनपुट साइज के बाद एक यूनिफॉर्म बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि दोनों जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो ये एक ग्रोथ रेट हो गया, अलग अलग ग्रोथ रेट। जब आप इसका कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक लीनियर ग्राफ आएगा, एक अलग ग्राफ आएगा। आप क्वाड्रेटिक का करोगे तो एक अलग तरह से ग्राफ आएगा। तो ये अलग अलग ग्राफ्स प्लॉट करके भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं ओमेगा नोटेशन पे। अब जैसे हमने बिग ओ नोटेशन को हमने किसके साथ डोनेट किया था, लिंक किया था, अपर बाउंड के साथ। अब हम ओमेगा नोटेशन को लिंक करेंगे लोअर बाउंड के साथ। मींस अगर मुझे बेस्ट केस एल्गोरिदम का निकालना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है कि जो एक एल्गोरिदम है बेस्ट केस सबसे मिनिमम टाइम पे कितना टाइम लेगा मिनिमम
सोल्यूशन निकालने के लिए, तो मैं कौन सा नोटेशन यूज़ करूँगा? मैं नोटेशन यूज़ करूँगा बिग ओमेगा नोटेशन। अब इस ओमेगा नोटेशन में क्या है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर ऑल इनपुट वैल्यूज़। तो जैसे कि मैं हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अगर हम कोई नंबर सर्च कर रहे हैं और वो नंबर सर्च फर्स्ट केस में आ जाता है, तो अगर मैं फर्स्ट जो नंबर सर्च कर रहा हूँ और सर्च करते ही मेरे को वो नंबर मिल जाता है, तो मैं वो क्या बोलूँगा? वो मेरा बेस्ट सिनेरियो हो गया कि इससे अच्छा केस कोई नहीं हो सकता। लेट्स सी इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सेम है बिग ओ नोटेशन की तरह, स्लाइटली डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो एफ एन फंक्शन है वो अब क्या कर दिया? वो बड़ा है। मैंने अब लोअर बाउंड सेट कर दिया। जैसे पहले अपर लिमिट सेट कर दी थी कि फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा उससे ऊपर नहीं जा सकता। अब मैंने क्या किया? एक लोअर फंक्शन सेट कर दिया, दैट इज़ सी डॉट जी एन। सो अब जो एफ एन है, ये एन नॉट, ये वही आपका एन नॉट पॉइंट आ गया, दैट इज़ मीटिंग पॉइंट आ गया। इसके आगे आप देख सकते हैं एक यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि एन नॉट के बाद कोई भी इनपुट का नंबर साइज ले लो आप, चाहे एन नॉट के बाद कोई आप वैल्यू लेते हो, आपको हमेशा एक चीज़ दिखेगी, जो एफ ऑफ एन है वो सी डॉट जी एन से बड़ा ही होगा। और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सॉरी इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो किस तरह रिप्रेजेंट होंगे? ये सेम है। जस्ट मुझे यहाँ पे ग्राफ देखना है और उसको उसकी इक्वेशंस लिखनी है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? एफ ऑफ एन क्या है? इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। उसके बाद कंडीशंस बिल्कुल सेम है। एन क्या है? ये बड़ा होगा एन नॉट से। सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर है, मीन्स नेगेटिव नहीं है और जीरो भी नहीं है, जीरो से बड़ा है। एन नॉट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मीन जो मीटिंग पॉइंट है, जो आपका इनपुट साइज है, जहाँ से आपको यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ये जो पॉइंट है, ये आपका वन या वन से बड़ा होगा। सो अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? एफ ऑफ एन इज़ बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। मीन्स मैंने एफ ऑफ एन को जी ऑफ एन के साथ लिंक कर दिया। किसके साथ लिंक किया? लोअर बाउंड के साथ। और कौन सी नोटेशन यूज़ की है? ओमेगा नोटेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थीटा नोटेशन। अब जहाँ जहाँ हम थीटा नोटेशन यूज़ करेंगे, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? एवरेज बाउंड। अब एवरेज बाउंड का क्या मतलब है? एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स कि एक एल्गोरिथम को रन करने में, एक डिजायर्ड सोल्यूशन आने में एवरेज टाइम कितना लगता है? मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके लग सकते हैं, जो हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था। इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इसमें हम तीन फंक्शन यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, एक अपर लिमिट सेट करने के लिए और एक लोअर लिमिट सेट करने के लिए। अब ये भी जहाँ पे मीट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एन नॉट। ठीक है, अगर फंक्शन जहाँ पे मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? एन नॉट। उसके बाद आपको क्या होगा? एक यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म बिहेवियर क्या कहेगा? कि जो एफ ऑफ एन है वो सी डॉट जी एन और सी वन डॉट जी एन दोनों के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। चलिए इसको हम मैथमेटिकली प्लॉट करते हैं, देख क्या आता है। अब देखिए, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन डॉट जी एन और एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू डॉट जी एन, मीन्स एफ ऑफ एन दोनों के बीच में है। यही चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है, जो एफ ऑफ एन क्या है? दोनों के बीच में है। बाकी कंडीशन सेम है। एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट छोटा होगा, एन बड़ा होगा। सी वन और सी टू दोनों के हैं ग्रेटर देन जीरो, कॉन्स्टेंट्स हैं और जीरो से बड़े हैं, नेगेटिव नहीं है। एन नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जो जो जहाँ से आपका यूनिफॉर्म बिहेवियर आने लगेगा, वो जो नंबर है, वो इनपुट का जो साइज़ है, वो वन या वन से बड़ा होगा। अब अगर मैं ये सारी कंडीशंस लेके चलता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ ऑफ एन इज बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन, मीन्स एफ ऑफ एन को मैंने किसके साथ लिंक कर दिया? जी ऑफ एन के साथ। किस तरह से लिंक किया है? एवरेज बाउंड के साथ। इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जामिनेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देते हैं, तो लेट्स सपोज आपने 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया है, तो अब आपका रिजल्ट आता है। तो अब रिजल्ट में दो दो बाउंड्स हम सेट कर सकते हैं। अपर बाउंड मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रिजल्ट आ सकता है? 100। मिनिमम से मिनिमम कितना आएगा? जीरो। सो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। जहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ सकता है, जहाँ मिनिमम से मिनिमम जीरो आ सकता है।
तो आपका रिजल्ट इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो ये एक तरह का एवरेज केस हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किस तरह से लिंक करेंगे, थीटा नोटेशन के साथ। सो ये आपकी 3 नोटेशंस थी जो हमें एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम्स थ्रू रिकरेंस रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिकर्सिव एल्गोरिदम्स जो हैं उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, रिकर्शन ट्री मेथड आएगा और मास्टर्स थ्योरम भी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियोज़। और आप इस तरह की अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करें ताकि आप